Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए एक न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट एक न्यू पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आई हैव सम अनाउंसमेंट एंड अगर किसी को अनाउंसमेंट ना सुननी हो तो जस्ट प्लीज़ स्किप द टाइम स्टैम्प एंड आगे से आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले अनाउंसमेंट ये थी कि जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था आप लोगों से पूछने के लिए कि इफ़ यू डोंट लाइक वर्जिन सिम्फनी तो क्या मैं उसे डिसकंटिन्यू कर दूं, तो उसका पूछने का ये रीज़न था मेरे पास बिकॉज आई जस्ट फील पर्सनली कि शायद मे बी आपको इस नावल में उतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो। वैसे तो अभी कहानी शुरू ही नहीं हुई है, ऑलमोस्ट अभी ही मतलब सब कुछ इंट्रोडक्शन टाइप जैसा ही चल रहा है। सभी के कैरेक्टर को हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टोरी अभी धीरे धीरे कर बहुत सारे रोलर कोस्टर के थ्रू जाएगी। जैसे कि आपको पिछले स्टोरी के एक्सपीरियंस से ये पता होगा कि मैं किस तरीके की स्टोरीज़ लिखती हूँ, तो कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाली जितनी दिख रही है। तो खैर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पर्सनली आई जस्ट फील दैट जैसा मेरे साथ होल्ड में बिफोर आई लॉस्ट के टाइम मैंने फील किया था कि उसमें लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जस्ट द वे आई फील हेयर। बट फिर भी मैंने इसीलिए पूछने की कोशिश की कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो एंड मैं भी अपनी एनर्जी किसी गलत चीज़ में वेस्ट ना करूं और आपको वो ठीक नहीं लग रही तो आई जस्ट डिसकंटिन्यू और शेयर विद ओनली मेंबर्स। बट कल आप काफ़ी सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया, दैट्स वाई आई फील दैट कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ एंड फिर देखते हैं हम लोग 10 एपिसोड के बाद में भी मैं आपसे ये सवाल फिर पूछूँ एंड देन आप अपना आंसर दीजिएगा। एंड हाँ, आप लोगों ने ये कहा कि स्टोरी का पेस थोड़ा स्लो है, तो डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूँगी एंड थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश करूँगी। ओके, एंड सेकेंड अनाउंसमेंट ये है, वो एक्चुअली मेम्बरशिप से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई हैव 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में एपिलॉग्स होते हैं, लेवल 2 में कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं एंड इन 1 में मैं एक कंप्लीट पैकेज शेयर करती हूँ या करूँगी। अभी तो मैंने इसमें कुछ शेयर नहीं किया है, तो मुझे उसी के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करनी थी। तो बहुत सारे लोगों ने जब से मेरे साथ मेंबरशिप में अपनी मेंबरशिप को परचेज़ किया था, जब से मैंने स्टार्ट की थी एंड वो लोग कंटिन्यू रहे तब तक जब तक कि ब्लीडेड हार्ट अभी रैप अप हुआ है एपिलॉग की सीरीज़ में, तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट 2 मंथ अपने मेंबरशिप को दिए एंड 2 मंथ मतलब दोनों बार मेंबरशिप को परचेज़ करना। एंड अब जब ब्लीडेड हार्ट रैप अप हो गया है तो अभी इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव चल रहा है। तो कुछ लोगों का ऐसा कंप्लेन है या मैं कहूँ कि ये उनका थॉट है कि ये उनके साथ थोड़ा सा अनफेयर जैसा हो रहा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 2 मंथ का पैकेज लिया एंड तब जाकर उन्होंने ब्लीडेड हार्ट को ख़त्म किया, पेशेंस दिया, अपना टाइम दिया। एंड जो लोग इन फ्यूचर में इन एपिलॉग्स की सीरीज़ को परचेज़ करेंगे या लेवल को परचेज़ करेंगे, उन्हें तो एक ही बार में सब कुछ सुनने को मिल जाएगा एंड इट्स नॉट फेयर विद अस। एंड मुझे इस तरीके से एपिलॉग अब सभी के लिए नहीं रखने चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो लोग भी उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। आई मीन फ्यूचर जो हमारे लिसनर होंगे वो भी वही इन्वेस्ट करें जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये उनकी थिंकिंग है एंड मैंने उनसे पूछा कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन भी अब आप ही दीजिए जब आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जे जस्ट सिंपली सेड दैट कि मुझे उन सारे एपिलॉग्स को इन 1 में डाल देना चाहिए, यानी कि लेवल 3 में। एंड लेवल 3 में जैसे कि अगर मेरा ब्लीडेड हार्ट अब रैप अप हो गया है तो मैं ब्लीडेड हार्ट के सारे एपिलॉग को एक बड़ी वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर उसे हम अपने 3rd लेवल में डाल दें, जैसे कि जो भी इन फ्यूचर में एपिलॉग्स खरीदेगा ये सोचकर कि मैं सब कुछ एक ही साथ देखूंगा एंड एक ही मंथ में मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो वो इंसान लेवल 3 को ही परचेज़ करे, जिससे बैलेंस हो जाए उन लोगों का भी जिन लोगों ने 2 मंथ अपने इन्वेस्ट कर या अपने मनी को इन्वेस्ट कर उन पूरे एपिलॉग्स को सुना है, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सुना है। एंड वो लोग भी फ्यूचर लिसनर भी जो एक ही बार में सबको सुनना चाह रहे हैं, तो एक बैलेंस अप हो जाएगा। तो वो बस ये कहते हैं कि मुझे उसको लेवल 3 में डाल देना चाहिए, तो ये उनके साथ फेयर हो जाएगा इस तरीके से। एंड नाउ आई एम स्टिक between two parties ki what should I do. I have really no idea, and after hearing all this I reached on a conclusion that मैं एपिलॉग्स जैसे ही किसी एक नावल का ख़त्म करूँगी उसके एपिलॉग की सीरीज़ को लगभग मैं 5 से 6 दिन तक पड़े रहने दूँगी एंड देन उसके बाद मैं उसे कंपाइल कर इन 1 के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। जिस तरीके से मान लो अभी मैंने ब्लीडेड हार्ट को कंप्लीट कर दिया है तो उसकी एपिलॉग सीरीज़ ख़त्म हो गई है। अब एपिलॉग सीरीज़ को मैं लगभग 2 से 4 दिन तक और पड़े रहने दूँगी चैनल के ऊपर, जिससे लेवल वाल जो भी खरीदना चाहता है वो एक साथ सुन ले उसे। देन 4 से 5 दिन के बाद मैं उसे एक वीडियो में कंपाइल कर उसे इन 1 में यानी कि 3rd लेवल में डाल दूँगी। तो जो भी अब मेरा फ्यूचर लिसनर होगा
उसे ब्लीडेड हार्ट का एपिलॉग सुनने के लिए इन वन में जाना होगा। तो अब से ऐसा ही रहेगा, जो भी करंट नॉवल के एपिलॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो एपिलॉग्स तब तक आप लोगों के लिए इन वन में रहेंगे जब तक कि वो कंटिन्यू हैं। जैसे कि अभी इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव का एपिलॉग्स चल रहे हैं, तो वो एपिलॉग आपको अभी लेवल 1 में ही मिलेंगे। एंड जैसे ही वो इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव के सारे एपिलॉग वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिस मंथ के अंदर वो कंप्लीट हो रहे हैं, उसमें मुझे 1 मंथ लगे कंप्लीट करने में, 2 मंथ कंप्लीट करने में लगे, इट्स ऑल योर चॉइस। देन मैं उसे 4 से 5 दिन तक लेवल 1 में ही पड़े रहने दूंगी ख़त्म होने के बाद। एंड जैसे ही 4 से 5 दिन ख़त्म होंगे, मैं उसे कंपाइल कर इन 1 में डाल दूंगी। तो बस अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से सुनना है। अगर आप लोगों को लेवल 1 में कुछ कम अमाउंट खर्च कर एपिलॉग सुनने हों तो प्लीज़ आप लोग लेवल 1 ही परचेज़ कीजिएगा। एंड वो तब परचेज़ कीजिएगा जब मेरे नॉवल कंटिन्यूशन में चल रहे हों, ठीक है। इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। एंड फिर जब मेरे कंटिन्यूशन में ख़त्म हो जाएंगे लेवल, और आप लोग फ्यूचर में कभी सुनना चाहो तो उसको मैं आप लोगों के लिए एपिलॉग को मतलब लेवल 3 में डालूँगी। ओके, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। एंड फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रिटन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एड्रेस इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड उसके उलट आई जस्ट वांट टू से समथिंग। somebody asked me कि कुछ हुआ है क्या मेरी लाइफ में, why I become so silent, sad, and why I'm not sharing anything with start in the video and the last when I wrap up my whole chapter. So guys, we all are humans, and human होने का सबसे बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज यही होता है कि हमारी लाइफ कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चल सकती। we never walk in a straight line. इसके अंदर एक हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। एंड आई एम ह्यूमन ऑल्सो, तो मैं भी शायद मेरी लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। खैर, ये भी ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट अ फेस। चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई आज एंड मैंने आपका काफ़ी सारा वक्त ले लिया। चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर विजान ईबो की बाहों में बेहोश हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस। एंड ईबो विजान को उठाकर बस अपने एक छोटे से घर में ले आया था। एंड वो घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। एंड अब विजान के सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो वापस अपने घर कैसे लौट कर जाए, क्योंकि उसे ठीक 5 बजे से पहले पहले अपने घर लौटना था, वरना चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकती हैं, खासकर जोजोआ। एंड यही चीज़ विजान के दिमाग में चल रही थी जब ईबो ने अपनी बाहों को बस खोल दिया, उसे ये कहकर कि वही है सिर्फ एक ऐसा शख्स जो विजान को ठीक समय पर उसके घर पहुंचा सकता है। एंड विजान सिर्फ ईबो को देख रहा था क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तभी ईबो ने वापस से कहा, अरे क्या कर रहे हो, क्या और वक्त गुजारना है या गंवाना है? फिर मत कहना कि मैं लेट हो गया और मेरी गलती थी सब कुछ। मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं जाना तो ये है। तो ईबो अपनी बाहों को बंद कर बस अपने कंधों को उचकाता हुआ आगे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विजान जो अभी तक शौक में ही था, वो ईबो के इस तरीके से दूर जाने से जैसे होश में आया हो। अंदर से तुरंत चिल्लाते हुए कहा, हे कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे इस तरीके से जंगल के बीचों बीच छोड़कर, रुको। ये कहते हुए और आगे चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो अपनी जगह पर रुक गया एंड उसके चेहरे पर एक कनिंग सी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन अगले ही सेकंड जैसे ही वो इंसान की तरफ टर्न होता है, उसका फेस एक बार फिर से इनोसेंट बन जाता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। उसने इंसान के साथ देखते हुए कहा, क्या तुमने कुछ कहा क्या? ईबो को इस तरीके का बिहेव देखकर इंसान को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। ही फील क्रिंज, बट अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? प्लीज कैरेज लेकर आओ ताकि मैं। पर से पहले किसान कुछ कहता, ईबो ने कहा, बोल तो रहा हूँ, ये रहा कैरेज, आई मीन मैं, तुम्हारा ह्यूमन कैरेज। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो ईबो अपनी चक्की सी स्माइल देकर तुरंत इंसान के सब देखने लगा। मैं दूसरी तरफ इंसान सिर्फ ईबो को अपने उस फ्लैट फेस के साथ देख रहा था। ईबो ने कहा, कम ऑन बताओ मैं कौन हूँ? इंसान ने कहा, क्या ये कोई मजाक है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो ये जानने में और नहीं पूछने में। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि बस इंसान कुछ भी कहता है। क्या ईबो ने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? इंसान रुक गया। इंसान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, क्या तुम्हें वो फूल दिखाई दे रहा है जो वहाँ उस पेड़ पर लगा हुआ है कोने में? ये कहते हुए ईबो ने बिल्कुल सड़क के छोर पर इशारा किया था जहाँ पर व्हाइट कलर के लिलीज लगे हुए थे। मैं दूसरी तरफ इंसान सिर्फ उस दिशा में देखने लगा। ईबो ने कहा, वेट अ मिनट। ये कहते के साथ ही उसने एक चुटकी बजाई। अगले ही सेकंड ईबो उसी दिशा में था। एंड इससे पहले कि इंसान की आंखें चमक पाती, ईबो वापस इंसान के सामने था। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि इंसान को समझने का मौका ही नहीं मिला। एक समझ लो बिजली की रफ्तार से ईबो 1 सेकंड में यहाँ था, 1 सेकंड में वहाँ, फिर 1 सेकंड में इंसान के सामने। एंड ये चीज़ इंसान का मुंह खोलकर बस उसे ईबो को देखने के लिए मजबूर कर रही थी। एंड ईबो के चेहरे पर एक बार फिर से वही बड़ी सी स्माइल थी। ईयर टू ईयर
एंड आंखों में चमक, जैसे कि वो बहुत प्राउड हो अपने लिए। एंड उसने फिर इंसान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ये है मेरा जादू, तो क्या तुम इस जादू का मजा लेना चाहते हो स्वीट हार्ट? ये कहते हुए ने स्माइल की, फ्लर्ट किया, इंसान के हाथों में वही फूल रखते हुए कहा जैसे वो अभी भी तोड़ कर लाया था। एंड जैसे ही जान ने महसूस किया कि वो उसे टच किया है, जान अपने जैसे होश से बाहर आ गया। एंड फिर वही किया जो वो करता है, ईबो को धक्का देना। एंड उसने ईबो की तरफ कूदते हुए कहा, कितनी बार मैंने कहा है मुझे छुआ मत करो। ईबो ने कहा, हाँ तुम बहुत बोरिंग हो, खैर अब तुम मेरे साथ चल रहा है या नहीं? जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, मैंने इतना सबको समझाया, तुम फिर पूछ रहे हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? मैं तुम्हें बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचा दूंगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, ये मेरी स्पेशल पावर है। तो क्या तुम इस ह्यूमन करेज का इस्तेमाल करना चाहोगे माय ब्यूटीफुल एंजल? ये कहते हुए वो फिर से हंस रहा था। एंड वो सान को लिटरली ऑफर कर रहा था कि सान उसकी बाहों में आ जाए। एक बार फिर से बाहें खोलकर वही दूसरी तरफ सान से फ्लैट फेस के साथ ईबो को देख रहा था। एंड वो खुद में सोच रहा था कि वो कहाँ फंस गया है, उसे सच में घर पहुंचना है, पर ईबो के साथ बिल्कुल भी नहीं, नेवर, नो। इसलिए सान ने सिर्फ अपने कदमों को आगे बढ़ाया, वो बस ईबो के सामने से गुजरकर आगे चलने लगा। एंड मैं दूसरी तरफ ईबो बस इंतजार कर रहा था कि सान उसको प्रेस करेगा, उसको जैसे उसका फैन हो जाएगा ये सारी पावर्स दिखाने के बाद। एंड सान का तरफ से आगे चलते हुए जाना ईबो के मुंह पर एक ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेलने जैसा था। एंड उसका चेहरा देखने लायक था। जैसे ही इंसान थोड़ा सा आगे चला गया, ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, हे कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने अभी भी तुम्हें एक मैजिक दिखाया नहीं, तुम रुको, अरे रुको रुको। ठीक है, तो ईबो बस दौड़ता हुआ इंसान के पीछे पीछे जाने लगा। इंसान बस अपने लंबे लंबे कदमों को लेकर आगे जा रहा था। ईबो ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? सान ने कहा, घर। ईबो ने कहा, ऐसे चलकर? सान ने कहा, ईबो ने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम 2 घंटे भी चलोगे ना तो भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे ही ईबो ने कहा, सान बस अपनी जगह पर रुक गया। वो ईबो को खोने लगा। ईबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, तुमसे किसने कहा था मुझे यहाँ लेकर आने के लिए? ईबो ने कहा, मुझसे किसी ने कहा तो नहीं था, बट तुम बेहोश हो गए थे तो तुमसे पूछने का टाइम नहीं मिला ना। अगली बार जब तुम बेहोश हो ना तो उससे पहले मुझे बता देना कि तुम्हें कहाँ जाना है, देन मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सान ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सच में पागल खाने में होना चाहिए, तुम एक पागल हो। ये कहते हुए वो ईबो को सिर्फ घूरता हुआ आगे बढ़ गया था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने इंसान की तरफ वापस से आवाज लगाते हुए कहा, हे ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तुम मुझे आज पूरे दिन में 10 बार पागल बोल चुके हो। एंड मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा खासा इंसान हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। जस्ट प्लीज मेरे बैग पर या मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें बस ले जाऊंगा। आओ ना स्वीट हार्ट, तुम पता है इकलौते हो जिसको मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो ज्यादा भाव मत खाओ। ठीक है, तो ईबो बड़बड़ाता जा रहा था, इंसान बस चलता जा रहा था, चलता जा रहा था एंड चलता ही जा रहा था। बट इंसान को रियलाइज हो गया था वो चाह कर भी नहीं पहुंच पाएगा। 5 बजने वाले हैं, 15 मिनट का समय रह गया है। वो अगर स्पीड से चलेगा, ये कहते हुए इंसान जैसे अपनी जगह पर रुक गया 5 मिनट वॉक करते के साथ ही। एंड उसके साथ साथ ईबो भी रुक गया। एंड लिटरली वो इंसान से टकराते बचा। ईबो ने कहा, क्या? हाँ, रुकने से पहले बोला तो करो। एंड देन इंसान बस टर्न होता है, ईबो की तरफ देखता है। एंड उसकी आंखों में वो उसकी हेल्पलेसनेस साफ नजर आ रही थी। इंसान ने कहा, क्या तुम मुझे? ईबो ने कहा, मैं क्या? ये कहते हुए अपने सर को सहला रहा था क्योंकि वो सान से टकराया था ना। एंड दूसरी तरफ सान ने कहा, मुझे घर पहुंचना है। ईबो ने कहा, हाँ तो चलो ना, तुम चलकर जाना चाहते हो तो जाओ, हम पहुंच जाएंगे घर, 2 घंटे बाद ही सही लेकिन पहुंच जाएंगे। सान ने कहा, 5 बजे तक। ईबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, मुझे 5 बजे तक घर पहुंचना है किसी भी हालत में। एंड ईबो सान की आवाज़ सुनकर जैसे बस रुक गया था, वो सान के चेहरे को स्कैन करने लगा। ईबो ने कहा, इतना भी क्या ज़रूरी है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें देखकर कि अगर तुम घर नहीं पहुंचे तो कुछ। सान ने कहा, ज़्यादा बातें मत करो, समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द। ईबो ने कहा, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें घर पहुंचना है और कितनी बार कहोगे, बट अगर तुम चलकर जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। आखिरी जो सहारा है तुम्हारे पास वो मैं ही हूँ। एंड मेरे साथ तुम जाना नहीं चाहते तो पर इससे पहले ईबो आगे कुछ भी कहता, सान ने कहा, मैं तैयार हूँ। ईबो ने कहा, क्या? सान ने अपनी नाखूनों को अपनी हथेली में दसाया एंड जैसे अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद किया हो। एंड उन बंद आंखों में ही उसे जोजुआ का चेहरा, शाओलिन का चेहरा, उसके घर में वो टॉन्ट एंड पता नहीं क्या सारी चीज़ें से याद आ रही थी। खासकर शियान याद आ रही थी। अगर सान ने कुछ गलती की तो सजा शियान को भी मिल सकती है। एंड ये चीज़ सान को बस रोकने के लिए काफ़ी थी। एंड अगले ही सेकंड सान बस अपनी आंखों को खोलता है, ईबो की तरफ देखता है। वो सब बहुत छोटा, बहुत कमज़ोर, बहुत इनोसेंट सा लग रहा था। एंड उसकी हेल्पलेसनेस कहीं ना कहीं ईबो को भी अच्छी नहीं लग रही थी, बट अभी वो चाहता था कि सान उससे हेल्प मांगे। एंड सान ने वही किया। सान ने ईबो की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा? ईबो ने कहा, क्या मतलब? सान ने कहा, तो हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकें उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ईबो ने कहा, तुम्हें। ये कहते हुए वो सान की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। जैसे ही सान महसूस करता है कि वो उसकी तरफ आ रहा था, सान बस अपने कदम पीछे ही देने वाला था डर के, लेकिन अगले ही सेकंड ईबो ने बस सान की वेस्ट में हाथ डाला एंड उसे अपने करीब खींच लिया। इतना करीब कि दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सान का वो डर एंड ईबो के चेहरे पर वो कटीली सी मुस्कुराहट, दोनों बस जैसे उस वक्त समय को थामने के लिए काफ़ी थी। दोनों की धड़कन काफ़ी तेज थी, काफ़ी तेज। एंड वो नीली और जामिनी आंखें बस एक दूसरे का चेहरा जैसे तलाश रही थी। सान ने कहा,
मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, चुप, बहुत बोलते हो तुम। एंड अब सिर्फ मुझे गले लगाओ एंड 1 सेकंड में ही हम वहाँ होंगे जहाँ तुम जाना चाहते हो, वक्त से पहले। सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और मुझे गले लगाओ, ठीक है? तो ईबो ने फिर से अपनी बाहों को खोल दिया था एंड लिटरली वो सान को अपनी बाहों में केच कर खड़ा था। एंड वही दूसरी तरफ सान बस अपनी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगता है, जैसे यकीन ना रहा हो जो कुछ भी उसने सुना। एक बेशर्म इंसान इस तरीके से ऐसे बीच सड़क में किसी और उम्मीद से ऐसे कैसे कह सकता है? उसे यकीन नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। लेकिन ईबो के चेहरे पर देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सीधा सपाट लग रहा था एंड उसकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन थी। एंड इस चीज़ ने इंसान को लिटरली शॉक कर दिया। वो बस शॉक में ईबो की तरफ देखने लगा एंड अगले सेकंड उसने खुद को ईबो से अलग करते हुए कहा, बकवास, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए इंसान फिर से अपने कदमों को मोड़ता है एंड आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो कुछ ही कदम चला था तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसके पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है, वो वहाँ नहीं जा सकता। अगर वो अपनी एनिमलिस्टिक फॉर्म का भी इस्तेमाल करेगा तो सामने ये सोचा, हाँ वो ये कर सकता है। पर इससे पहले कि वो अपने आप को एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक शाओलिन की बात उसके कानों में गूंज जाती है, आगे से कोई भी शख्स तुम्हें उस रूप में ना देख पाए जिस रूप को देखने की इजाज़त किसी को नहीं है, और जिसे थी वो इस दुनिया में नहीं है। मैं फिर से किसी के मुंह से ये बात सुनना नहीं चाहती। एंड जैसे इंसान को ये याद आया, एक इंसान बस रुक जाता है एंड वो अपनी जगह पर बस खड़ा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ ये बस केयरलेसली चलता हुआ आगे आता है एंड उसने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, क्या रुक क्यों गए? जाओ, चल कर जाओ, होप सो कि तुम पहुंच जाओगे। एंड मैं जा रहा हूँ घर लौट कर, क्योंकि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। बाय बाय स्वीट हार्ट। ठीक है? तो वो बस होकर जाने ही वाला था कि अगले सेकंड उसे महसूस होता है कि इंसान ने कहा है रुक जाओ। एंड वहीं दूसरी तरफ ये जो सब कुछ ढकोसलेबाजी कर रहा था, सान के इस शब्द के बोलते के साथ ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जंग जीतने वाली मुस्कुराहट एंड आंखों में चमक, क्योंकि इसका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था। एंड एक बार फिर से ही वो सान की तरफ मुड़ता है, अपने वही इनोसेंट से चेहरे को लिए हुए, सपाट चेहरा जिस पर कोई भी शैतानी नहीं थी। एंड देन उसने सान से उसी मासूमियत से पूछते हुए कहा, कुछ कहा तुमने? सान ने हेजिटेट होकर ईबो की तरफ देखा एंड देन जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो ये शब्द बोलने के लिए, लेकिन फिर भी उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें मैं गले नहीं लगाऊंगा। ईबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, गले नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हें। ईबो ने कहा, ठीक है, तुम नहीं लगाना चाहते तो तुम चल कर जा सकते हो। सान ने कहा, नहीं। ठीक है? तो हुए उसने तुरंत ईबो का हाथ पकड़ लिया था, पर जैसे ही उसे रियलाइज उसने क्या किया तो तुरंत ईबो का हाथ छुड़ा एंड देन अपने हाथ को अपने उस रूप में छुपाते हुए कहा, पर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है, तो क्या तुम? ईबो ने कहा, ओके ठीक है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? ये कहते हुए ईबो सान के पास आ गया था। इंसान कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ ईबो की तरफ देखता है। ईबो ने कहा, अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो या नहीं? सान ने कहा, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? ईबो ने कहा, ऑप्शन तो नहीं है, तो ये बचा कुछ ऑप्शन मैं ही हूँ, तो आर यू रेडी? सान ने सिर्फ अपने ना चाहते हुए भी नोट किया, अपनी आंखों को झुका दिया। ईबो ने कहा, तो क्या मैं इसका मतलब हाँ समझूं? बोलो भी, अब बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ये कहते हुए वो इंसान के इधर उधर घूमने लगा। इंसान ने थक हार कर सिर्फ हाँ किया एंड उसका हाँ बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे कि उसकी ज़बान पर करेला है एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाहता हाँ कहना। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं ईबो को भी फील हुई है कि इंसान कितना ज़्यादा जोर लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसे तो इस बात से मतलब है ना कि वो जो चाहता था वो पूरा हो गया। इसीलिए ईबो ने अगले सेकंड इंसान की तरफ वापस अपने आप को बढ़ाते हुए कहा, तो तुम मुझे गले लगाना नहीं चाहते? हाँ। ये कहते हुए ईबो बस सान की आंखों में देखने लगा। जहां ईबो से थोड़ा सा छोटा था, तो जब भी ईबो को बात करनी होती थी तो थोड़ा सा झुकना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ सान अपनी बस जामिनी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। कुछ पल के लिए एक बार फिर से उन दोनों के बीच में खामोशी थी, पर अगले सेकंड ईबो ने तुरंत सान की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, अपने हाथों को सान की वेस्ट में डाला एंड उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, पर मेरे साथ चलना चाहते हो? वहीं दूसरी तरफ सान बस डर कर अपने हाथों को ईबो की चेस्ट पर रख लेता है एंड वो बस डर कर ईबो को देख रहा था। ईबो ने कहा, तो ठीक है, मुझे गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। ऐसे ये कहते हुए उसने बस सान को जैसे गले लगा लिया था पूरी तरीके से एंड दोनों ने इस तरीके से एक दूसरे को होल्ड कर रखा था कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो परफेक्ट पीस हैं किसी पजल के। इस तरीके से उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ फिट हो गई थी। वही दूसरी तरफ सान की जैसे कायनात ही रुक गई, उसकी सांस उसकी हलक में आ गई थी एंड उसे नहीं पता उस पल उसने क्या महसूस किया, पर वो कांप रहा था एंड ये चीज़ ईबो महसूस कर सकता था। इसीलिए उसने सान की पीठ को हल्के से सहलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ये कहते के साथ ही उसने ना सिर्फ सान को हक किया बल्कि अगले ही सेकंड उसे अपनी बाहों में उठा लिया। एंड वही दूसरी तरफ सान जो बस डर गया था अपने आप को इस तरीके से जमीन से उठता हुआ देखकर, उसने बस
डर में ही चिल्लाते हुए ईबो के पास उस टी शर्ट को पकड़ लिया था। एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्या कर रहे हो तुम ये? ईबो ने कहा, क्या मैं तुम्हें इस तरीके से लटका कर थोड़ी ही लेकर जाऊंगा, तुम कोई पर्स नहीं हो और नहीं तुम इतने छोटे हो जैसे मैं बस पकड़ लूंगा हाथों में। तुम्हें उठाने के लिए मुझे अपनी बाहों का इस्तेमाल तो करना ही होगा, तो बस अब तुम मेरी बाहों को कस कर पकड़ो एंड हम लोग पलक झपकते के साथ ही वहाँ होंगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। बस मुझे टाइटली होल्ड करो, ऐसे ही। ये कहते हुए वो सिर्फ जान की तरफ देखने लगा, जान ईबो की तरफ। एंड देन उसने अपनी उस अटकती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तो ईबो ने कहा, तुम मुझे नहीं छू रहे हो, मैं तुम्हें छू रहा हूँ, वो भी अपने दोनों हाथों से। तुम अपने हाथों को छोड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये कहते हुए उसने और कसकर जान की कमर को पकड़ लिया था। इंसान बस डर कर ईबो की तरफ देखने लगा। देन ईबो ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो जल्दी से। इंसान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, अपनी आंखें बंद करो स्वीट हार्ट। ये कहकर ईबो ने अपने एक हाथ को छोड़ा एंड इंसान को जैसे महसूस हुआ कि वो गिरने वाला है, इसीलिए उसने और कसकर ईबो की गर्दन को पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो के चेहरे के ऊपर वो नटखट सी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई थी। पर अगले ही सेकंड उसने अपने हाथ को इंसान की आंखों पर रखा एंड देन उसने धीमे से कहा, आंखों को बंद करो अपनी, बिल्कुल बंद। एंड इंसान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो जैसे बस ईबो की शब्दों का, उसकी आवाज़ का गुलाम हो गया था। उस पल के लिए कुछ तो ऐसा था जो इंसान को कह रहा था कि जो भी इंसान कह रहा है वो सब कुछ करो। एंड इंसान का इस तरीके का बिहेवियर देखकर ईबो के चेहरे पर बस मुस्कुराहट आ जाती है, बिल्कुल ईयर टू ईयर तक। एंड देन उसने बस इंसान को अच्छे से होल्ड किया, बिल्कुल अपने चेस्ट से लगाते हुए। एंड देन उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा, मेरी बाहों में कोई इतना करीब होगा और वो शख्स जो। ठीक है, तो वो सिर्फ इंसान के उस डरे हुए चेहरे की तरफ देख रहा था जो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। एंड ये देखकर ईबो के चेहरे पर सिर्फ वो मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। अगले ही सेकंड वो अपनी आंखों को बंद करता है, इंसान को अपने और सीने से लगाता है। एंड पलक झपकते के साथ ही वो लोग स्कूल में थे। एंड एक झटके के साथ ईबो बस ज़मीन पर उतरता है। इंसान बस कस कर ईबो को पकड़ लेता है इस डर से कि कहीं वो गिर ना जाए। एंड ईबो सिर्फ इंसान को ही देख रहा था हंसते हुए। एंड जब इंसान अगले 2 सेकंड तक भी अपनी आंखों को नहीं खोलता तो ईबो ने कहा, तो लगता है तुम मुझे इतना भी नापसंद नहीं करते। ये कहते हुए इंसान की तरफ देख लगा एंड ईबो की आवाज़ सुनकर इंसान बस अपनी आंखें खोल लेता है। एंड जैसे उसने अपनी आंखें खोले उसने न सिर्फ ईबो की तरफ देखा बल्कि इधर उधर देखा। एंड इधर उधर देखते के साथ ही उसे महसूस हुआ कि वो लोग कॉलेज में आ गए हैं। वो सच में कॉलेज में आ गए हैं। एंड ये चीज़ इंसान के चेहरे पर शॉक की तरह नजर आ रही थी। वो सच में सरप्राइज था क्योंकि सच में ही पलक झपकने जैसा ही सेकंड्स लगे थे, सिर्फ कुछ सेकंड से इंसान यहाँ था। एंड ये चीज़ वो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसके सामने खड़ा हुआ ये शख्स सिर्फ बेशर्म, बदतमीज़ और जाहिल ही नहीं है, इसके अंदर और भी पावर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स होंगी क्यों नहीं एक लैंड जो है। लेकिन इंसान भी सारे थॉट्स को तब साइड करता है जब उसे महसूस होता है कि वो अभी भी ईबो की बाहों में है। एंड ये रियलाइज होते के साथ ही वो बस अपने आप को ईबो की बाहों से दूर करता है एंड फुदक कर बस जमीन में कूद जाता है। दूसरी तरफ ईबो जो बस इंसान को देख रहा था अपनी उन बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एकदम इंसान को खुद से दूर जाता हुआ महसूस कर उसने सिर्फ इंसान की तरफ देखा एंड लिटरली उसे चिल्लाते हुए कहा, हे क्या कर रहे हो तुम? पर अगले सेकंड इंसान ने ईबो की तरफ देखा, इसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कि तुम पागल हो, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा चिल्लाओ ना तो क्या करूं, तुम इस तरह से कूद क्यों गए? एंड भाई दूसरी बात, कहाँ जा रहे हो तुम? ठीक है, तो उस इंसान का हाथ पकड़ लिया था। इंसान ने ईबो की तरफ घूर कर देखा एंड अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने कहा है ना मुझे मत पकड़ा करो। एंड दूसरी बात, हम यहाँ आ गए हैं ना, अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देख ले। ठीक है, तो इंसान इधर देख रहा था एंड ये देखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ कोई है तो नहीं। वो एक्चुअली अपने ऑफिस के बस कॉरिडोर में था जहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर उसका ऑफिस था। एंड वो बस ये सोच रहा था कि वो किस तरीके से अपने कैबिन में पहुंचे बिना किसी की नज़रों में आए हुए। वहीं दूसरी तरफ इंसान के इस बात से कहीं ना कहीं ईबो का चेहरा देखने लायक था। वो बस अपनी उन फ्लैट फेस के साथ इंसान की तरफ देख रहा था जैसे कि उसे बिल्कुल भी अच्छा लगा हो इंसान की ये बात सुनना या कहना। एंड वही इंसान ने जब ये रियलाइज़ किया कि ईबो कुछ बोल नहीं रहा है तो उसने भी पीछे मुड़ कर देखा। एंड ईबो का फेस देखकर लिटरली इंसान थोड़ा सा शॉक हो गया था क्योंकि ईबो का चेहरा किसी फूले हुए बंद की तरह लग रहा था। इंसान ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? पर मुँह फुलाते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है? हाँ, हाथ से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया, तुमने मुझे अभी भी इस्तेमाल किया एंड देन तुम मुझे बस छोड़कर जा रहे हो। एंड ईबो के मुंह से ये शब्द सुनकर जहान ने ईबो को घूरते हुए देखा एंड उसने लिटरली उसके ऊपर ग्लेयर करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ईबो ने कहा, मैं बकवास? सीरियसली? अब तो मेरी बातें भी बकवास हो जाएंगी। सही है, इंसान को इस्तेमाल करने के बाद चीज़ें बकवास ही लगती हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि गाँव वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, पर मीन तो लोग यहाँ पर भी हैं और तुम उसका लिविंग एग्जाम्पल हो। किसी की खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, इंसान का दिल मैटर करता है। ठीक है, तो वो पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रहा था एंड वही दूसरा इंसान सिर्फ उसे देख रहा था लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि ईबो को रियलाइज नहीं हुआ कि इंसान उससे घूर रहा है। ईबो ने इंसान की तरफ देखते हुए कहा एंड अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या? इंसान ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? ईबो ने कहा,
तुम मुझे दोगे? इंसान ने कहा, पैसे चाहिए? तुमने मेरी हेल्प की इसलिए? रुको मैं देता हूँ तुम्हें। ये कहते हुए इंसान बस अपने रोब्स में से ऐसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अपना पाउच। एंड दूसरी तरफ ईबो ने जैसे ही सुना कि इंसान से पैसे ऑफर कर रहा है तो इंसान का हाथ रोकते हुए कहा, मैं लैन हूँ और मैं अपनी मॉम के अलावा किसी और से पैसे नहीं लेता। एंड अपनी मेट से तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये तो वो इंसान का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ इंसान सिर्फ ईबो को घूर रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। ईबो ने कहा, सीरियसली? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ये कहते हुए वो तुरंत इंसान के करीब जाता है, लिटरली बहुत करीब, जैसे कि वो इंसान के सेंट को स्नेल कर रहा है। अगले सेकंड इंसान को महसूस होता है कि ईबो के वो अल्फा फेरोमोन्स वहाँ पर फैल गए हैं। यानी महसूस होते के साथ ही इंसान बस डर कर ईबो की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो ईबो को वार्न कर रहा हो। एंड ईबो ने इंसान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अभी ये कहोगे कि हम दोनों मेट्स नहीं हैं? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? तुम्हारी सेंट देखो मेरे अल्फा फेरोमोन होते के साथ ही किस तरीके से बेकाबू हो रही है। ईबो को इस लॉजिक पर ध्यान है तो अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और किसी भी तरह का अल्फा के फेरोमोन्स मुझ पर असर करेंगे। एंड वो सारी बातें छोड़कर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे लिए मेट जैसी कोई चीज़ एक्सिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा पार्टनर है। समझ आया तुम्हें? ठीक है, तो इंसान सिर्फ ईबो की तरफ घूर रहा था, जैसे कि उसे ईबो की बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। एंड वही दूसरी तरफ इंसान की बात सुनकर एक वो अपनी जगह पर बस रुक गया। वो इंसान को बस घूरने लगा। ईबो ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई? पर इससे पहले कि ईबो आगे कुछ भी पूछ पाता या इंसान उसे कुछ भी बता पाता, अचानक से इंसान को महसूस हुआ किसी के कदमों की आहट हो रही है। एंड ये सुनते के साथ ही इंसान अलर्ट मोड पर आता है एंड बस उसी कॉरिडोर में देखता है जहाँ से वही प्यून आ रहा था जिसने अभी अभी इंसान की शिकायत जोजोआ से की थी। एंड उस गार्ड को वहाँ देखते के साथ ही इंसान बस एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि वो ईबो के साथ अभी यहाँ पर कैप्चर नहीं हो सकता। अगर वो हुआ तो बातें बहुत दूर तक पहुँच जाएंगी। इसीलिए इंसान ने तुरंत इधर देखना था उधर, उसने सिर्फ ईबो को धक्का दिया वहीं छोटे से उस गैलरी में। एंड देन वो बस ईबो के साथ वहीं उस कॉर्नर में छुप जाता है। एंड इंसान के इस एक्शन से एक पल के लिए ईबो भी अलर्ट हो गया था, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता उसे महसूस हुआ कि इंसान उसके करीब आ गया है। एंड वो भी उसी के पास खड़ा हुआ है, बहुत पास। इंसान के वो लंबे काले बाल जैसे ईबो के पास चेहरे को छू रहे थे। एंड इंसान से आती हुई वो महक इंसान को महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इंसान का सेंट रिलीज हो रहा था। एंड हो भी क्यों ना, इस वक्त ईबो के अल्फा फेरोमोन्स शायद इस चीज़ का असर कर रहे थे। एंड विजान की वो वाइल्ड रोज़ की फ्रेग्रेंस उस पूरे कॉरिडोर में थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने जब ये महसूस किया कि वो फ्रेग्रेंस उसे और ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग कर रही है, एंड वो इस फ्रेग्रेंस को और ज़्यादा चाहता है, खासकर जान को जैसे वो छूना चाहता है। एंड ये चीज़ उसकी बॉडी के अंदर से ऑटोमेटिकली क्रेव कर रही थी। ईबो ने सिर्फ सामने की तरफ देखा जहाँ जान देख रहा था। एंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो अचानक से इस कॉर्नर में कैसे आ गए। एंड जैसे ईबो को रियलाइज़ हुआ कि जान किसी से छुपने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ उसके फेस पर एक कनिंग मुस्कुराहट ले आती है। फिर क्या था, उसने सिर्फ अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जान की वेस्ट में डाला, अपने चेहरे को जान की नेक में ऑलमोस्ट भरी किया। एंड देन वो जैसे जान को स्निफ करने लगा। एंड ईबो का एक्शन से जान की पूरी बॉडी जैसे पैरालाइज हो गई, वो बस कांप गया। एंड वो बस ईबो की तरफ जैसे मुड़ने की कोशिश करने लगा या उसे हटाने की कोशिश करने लगा, पर हटने की बजाय ईबो ने अपनी पकड़ को जान की वेस्ट पर और ज़्यादा टाइट किया, अपने चेहरे को और ज़्यादा बरी किया। एंड देन उसने अपनी हस्की वॉइस में कहा, डोंट मूव, अगर तुम हिलोगे तो वो शख्स तुम्हें देख लेगा, तो बस ऐसे ही खड़े रहो, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फ़ायदा है। ये कहते हुए वो बस जान के उस ईयर के पास जाता है। वो लिटरली जान के कानों में ही विस्पर कर रहा था। ईबो की वो हॉट ब्रीथ जान की पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसी सेंसेशन को दौड़ा रही थी जिसका असर उसकी उंगलियों के पोर तक हो रहा था। एंड उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कि बस निकल कर बाहर ही आ जाएगा। आज से पहले जान के शरीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड होगा भी कैसे। हाथ से पहले कोई शख्स जान के इतना करीब भी तो नहीं आया, एंड वो भी इस तरीके से। तो जान का ये रिएक्शन तो होना बनता था ना। वो उस वक्त डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। एंड ये डर उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके गले की उस बड़ी हुई सांसों पर एंड माथे पर आते हुए उस पसीने के साथ साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी जान पूरी कोशिश कर रहा था ईबो की पकड़ से दूर हटने की, क्योंकि वो जानता है उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। एंड ये अल्फा वो सारी लिमिट को सिर्फ ब्रीच कर रहा है। एंड जान को भी नहीं पता पर क्यों उसका बॉडी से इस सब कुछ को एक्सेप्ट कर रही है, होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रही है। जान महसूस खुद कर सकता है कि वो चाह कर पीछे से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। अभी इसकी बजाय कोई और होता तो उसकी डेट कब की बेकाबू हो चुकी होती, उस इंसान को दूर धकेल चुकी होती, जान को प्रोटेक्ट कर रही होती। पर अभी जैसे ऐसा लग रहा है कि जान का खुद का शरीर ईबो को बस अपने अंदर खींच रहा है। वो बस उसके उस हक को जैसे एक्सेप्ट कर रहा है। एंड वो जान की सुन ही नहीं रहा है।
एंड ये चीज़ सांन को से बस डरा रही थी। यूज कर सकता था कि वो खुद बेकाबू हो रहा है, उसका गला जैसे बस सूख रहा है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है, उसके होठ जैसे बस जैसे ठंडे हो गए हैं एंड उसके हाथ पाँव भी वैसे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। वो बस खुद को ईबो की तरफ से लीन करने के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन वो खुद को रोक कर खड़ा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ वो बस सांन को और ज़्यादा ग्रैब कर रहा था, वो और ज़्यादा से स्निफ कर रहा था एंड जैसे बस कुछ बोले जा रहा था। सांन को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो बस सुनना भी नहीं चाहता। वो बस इस वक्त इस वार्मनेस को फील करना चाहता है। तो जानता है गलत है, पर वो नहीं रोक पा रहा खुद को, नहीं रोक पा रहा, क्योंकि हाथ से पहले सांन ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, कुछ नहीं, उसका शरीर उसकी नहीं सुन रहा, ये पहली बार है। दूसरी तरफ ईबो ने सांन के हाथों में अपने हाथों के साथ इंटरवाइन करते हुए कहा, क्या अब भी तुम ये कहोगे कि हम मेट्स नहीं हैं? हाँ, जबकि तुम्हारे शरीर का एक एक कतरा कतरा इस वक्त चिल्ला रहा है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए। ये कहते हुए ईबो ने जैसे ही ये कहा, सांन की आंखें बस खुल जाती हैं। वो जिस नशे में डूब रहा था, वो नशा ईबो के शब्द उतारने के लिए काफ़ी था। नहीं, ये इंसान सांन के लिए कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए एक ही शख्स बना है और वो है उसका हस्बैंड, उसका जोजवाना। एंड ये चीज़ सांन को अपने होश में लाने के लिए काफ़ी थी। एंड जैसे ही सांन को रियलाइज़ हुआ, उसकी पूरी बॉडी के अंदर जैसे एक ठंडा पसीना दौड़ गया। वहीं दूसरी तरफ ईबो को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि सांन के सेंट चेंज हो गए हैं, उसे महसूस हो गया था कि उसे अब और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसने एक झटके में सांन की उस गर्दन पर हल्के से सॉफ्टली किस किया एंड देन उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, ये किस उस मदद के लिए जो तुमने मेरी ली है, एंड हम फिर मिलेंगे। ये कहते के साथ ही वो फिर से सांन की उस नेक पर किस करता है। एक ही सेकंड में वो बस वहाँ से हवा हो गया था। एंड वही दूसरी तरफ सांन सिर्फ गुस्से में मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि वो इस वक्त ईबो को बताना चाहता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ईबो बस गायब हो गया था। वही दूसरी तरफ सांन बस इधर उधर देखने लगता है, लेकिन ईबो का नामो निशान तक वहाँ नहीं था। लेकिन किसी एक शख्स का नामो निशान था एंड वो था वो बीटा पर्सन जो बस अभी वहाँ से गुजर रहा था सांन की तलाश में, लेकिन वो बस रुक गया, जैसे कि उसे कुछ अनयूजुअल सा फील हुआ हो। वो भी वहाँ रुक गया जहाँ पर सांन छुपा हुआ था एंड सांन ही महसूस करते के साथ ही कि वो शख्स उसी दिशा में दौड़ रहा है। सांन की सांसें बस रुक जाती हैं, वो बस डर कर वहाँ देखने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पकड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा सकता। अगर वो यहाँ पकड़ा तो सांन के मन में जैसे बहुत सारे ख्यालात चलने लगे एंड वही दूसरी तरफ वो शख्स सिर्फ आगे 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 और आगे बढ़ रहा था। इंसान सिर्फ अपनी सांसें रोक कर यही दुआ कर रहा था कि हाजों से बचा लो, हाजों से प्लीज़ बचा लो, क्योंकि ये शख्स उसे नहीं देख सकता। पहला तो जानिया छुपा हुआ है, दूसरा उसने अपने चेहरे को नहीं ढक रखा है, तीसरा उसके अंदर से भी किसी हल्फा की स्मेल आ रही होगी, चौथा उसे यहाँ नहीं दिखना है। पर शायद सांन की दुआ इतनी भी आसानी से कबूल नहीं होने वाली थी। इंसान का डर तब ज़्यादा बढ़ गया जब वो इंसान बस ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच ही गया था, लेकिन तभी अचानक से जैसे कुछ हुआ, किसी चीज़ के गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई, बहुत तेज़। एंड इस चीज़ ने उस शख्स के कदम को रोक दिया जो बस सांन की तरफ बढ़ रहा था। एंड उस शख्स ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर वास बस ज़मीन पर गिरकर टूट गया था एंड उसके कांच हर जगह हो गए थे। एंड ये चीज़ उस इंसान को अलर्ट करने के लिए काफ़ी थी। वो बस दौड़ कर वहाँ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, कौन था यहाँ, किसने गिराया ये, हाँ कौन था? ये कहते वो बस इधर उधर देखने लगता, पर वहाँ कोई होता तब ना, कि जो था वो तो ऑलरेडी वहाँ से बस गायब हो गया था एंड एक बार फिर से वहाँ पहुँच गया था जहाँ सांन खड़ा हुआ था। एंड अगले ही सेकंड में बस सांन की उस बंद आँखों के सामने आता है एंड सांन की आंखों के सामने बस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम डर गए थे? एंड ईबो की आवाज़ फिर से सुनते के साथ सांन बस अपनी आंखें खोल देता है। एंड सांन का चेहरा सच में बहुत डरा हुआ लग रहा था एंड ये चीज़ ईबो को अच्छी नहीं लगी। ईबो ने सांन की चिन के नीचे हाथ रखा एंड उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, इन आँखों में डर अच्छा नहीं लगता, ये आँखें सिर्फ मुझे घूरती हुई गुस्से में तभी अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ सांन ने तुरंत ईबो का हाथ पकड़ा एंड देन उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, डोंट टच मी। ये कहते हुए वो ईबो को घूरने लगा एंड वहीं दूसरी तरफ सांन के मुझसे इस इंग्लिश वर्ड को सुनकर एक ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उस इंसान के साथ देखते हुए कहा, तुम इंग्लिश बोल सकते हो? पर तभी फिर से उन्हें एक बार आवाज़ आती है कि वो शख्स फिर से यहाँ आ रहा है। तभी उन्होंने कहा, लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा बेशर्म है। हाँ खैर, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वरना ये इंसान तुम्हें ज़रूर पकड़ लेगा। फिर मत कहना, डरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जल्दी से मुझे कस कर पकड़ो ताकि हम यहाँ से गायब हो सकें। सांन ने कहा, तुम पर सभी इंसान आया कुछ भी कहता है। एक बार फिर से ईबो ने इंसान को बस अपनी बाहों में केज किया। इंसान की बड़बड़ को बंद करने के लिए उसने और जोर से सांन को हक किया था। हंडी की झटके में सांन एंड ईबो उनके ऑफिस में थे एंड ये महसूस होते के साथ ही ईबो ने सांन को बस जमीन पर रख दिया एंड सांन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी डांटने वाले हो और मैं अभी डांट सुनने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोटा पूरा हो चुका है एंड मुझे घर जाकर भी डांट खानी होगी, क्योंकि मुझे अब तक घर पहुँच जाना चाहिए था, पर तुम्हारी वजह से मैं नहीं पहुँच पाया। तो माँ इससे पहले मुझे पीटना शुरू करते, मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। एंड हाँ, मुझे याद करना मत भूलना, माय स्वीट लिटिल ब्यूटीफुल ओमेगा।
माय मेट, ठीक है। तो वे उस जान के बस चीख पर किस कर दिया था एंड वो बस गायब हो गया। एंड वही दूसरी तरफ जान अपनी जगह पर पैडलर रह गया। वो कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि उसके कुछ करने से पहले तो वो इंसान बस हवा में गायब हो गया था ना। एंड इस चीज़ ने इंसान को बस बहुत गुस्सा दिला दिया, बहुत ज़्यादा। एंड वो बस गुस्से में उसी दिशा में देखने लगा जहाँ से वो गया था। एंड जान ने अपने हाथों को पीसते हुए कहा, तुम सच में नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। आगे से फिर से इंसान आए कुछ भी कहता, पीछे से नॉक। एंड जैसे इंसान को इस नॉक का एहसास होता है वो तुरंत अपना वो बड़ा सा केप पहन लेता है जिससे उसका चेहरा ढक सके। अगले ही सेकंड वही शख्स सामने खड़ा हुआ था, नजर आ गया था जान के कैबिन। इंसान को वहाँ देखकर बहुत शॉक लगा, लिटरली मेरे को चाहिए वो शख्स ने कहा। नहीं जान बस सामने वाला शख्स, आप तो यहाँ नहीं थे ना। पे ठंडी आवाज में क्या वो शख्स पता नहीं है, कुछ नहीं क्या है, मेरे कैबिन में आ गया ना, आपका कैरेज आ गया है, शख्स को टच करना चाहिए। आई एम सॉरी, बैग लेकर आओ। आई एम सॉरी तो मुझे लगा हाथों को पटकता हुआ आगे बढ़ गया था। अब यहाँ थे ही नहीं। सान ने कहा, क्या मैं यहाँ नहीं था तो कहाँ हो सकता हूँ मैं? वो शख्स ने कहा, मुझे नहीं पता, आप आई मीन आप तो बस यहाँ नहीं थे ना। सान ने कहा, क्या बकवास है। तब शख्स ने कहा, आई एम सॉरी मास्टर, आपकी गाड़ी आ गई है। सान ने कहा, मेरा बैग लेकर आओ, ठीक है। तो इंसान ने सिर्फ आगे चलने लगा। एंड दूसरी तरफ वो शख्स अभी भी शौक में बस सान को ही देख रहा था। एंड वो बस यही कह रहा था कि क्या उसे कोई धोखा हुआ था, लेकिन उसे धोखा कैसे हो सकता है? वो ऑफकोर्स इस कैबिन को 2 बार आकर देख चुका है। सान इस कैबिन में नहीं था, लेकिन फिलहाल अब उसे बैग लेकर जाना ही होगा। इसीलिए वो बस सान का बैग उठाकर आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसे कुछ अनयूजुअल चीज़ रियलाइज हुई। और वो अनयूजुअल चीज़ थी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरामोन। एंड वो फेरामोन महसूस होते के साथ ही वो इंसान बस अपनी जगह पर रुक गया। एंड वो इनहेल करने लगा। एंड वो जैसे ही महसूस करता है कि ये अल्फा फेरामोन है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। एंड वो बस सान को एंड उस ऑफिस को देखने लगता है। एंड देन उसने अपने मन में हंसते हुए कहा, तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, यहाँ कोई अल्फा आया था, कोई अल्फा है। कहते हुए बस अपनी कनिंग मुस्कुराहट के साथ सान को ही देख रहा था। एंड वही दूसरी तरफ सान सिर्फ अपने ठंडे हाथ पाँव के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे अभी भी ईबो का वो टच उसकी पूरी बॉडी में महसूस हो रहा था। एंड वो तब तक महसूस होता रहा जब तक कि सान कैरेज में बैठकर अपने घर के रास्ते के लिए नहीं चल गया। बहुत कुछ था जो सान के दिमाग में चल रहा था। वो बस अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गढ़ाए जा रहा था। एंड ना चाहते हुए भी सिर्फ ईबो के उस टच को से याद कर रहा था। पर हर चीज़ वहाँ हॉल्ट हो जाती है जहाँ सान का कैरेज रुकता है। एंड सान बस उस कैरेज से नीचे उतरता है। पता नहीं क्यों पर सान को थोड़ा सा अजीब लग रहा था घर के अंदर जाने में। वो ठीक समय से तो पहुँचा है, लेकिन फिर भी कुछ तो था जैसे जो उसके दिल को घबराने पर मजबूर कर रहा था। क्योंकि जैसे ही उसने अपना कदम घर के अंदर रखा, एक अजीब सा सन्नाटा उसे महसूस होता है। पर उस सन्नाटे के साथ साथ एक प्रेशर भी था जो वहाँ की हवाओं में था। सान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। एंड वो बस इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि सान के इस टाइम तक यहाँ आने पर उसे शियान अक्सर यहाँ खड़े हुए मिलती है, पर आज यहाँ कोई भी नहीं था। पूरा घर जैसे खाली सा ही था, सिर्फ किचन से जैसे कुछ आवाज़ आ रही थी। सान बस अपना बैग लेकर आगे ही जा रहा था कि तभी अचानक से किचन से जो आता है और उसके पीछे फैंग आ रहा था। सान उन दोनों को ही देखकर बस अपनी जगह पर रुक गया। जोजुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो तुम आ गए, ठीक समय पर आए हो, आओ मेरे साथ डाइनिंग टेबल तक चलो। सान बस जोजुआ को देखने लगा, क्योंकि जोजुआ जब भी इस तरीके की आवाज़ का इस्तेमाल करता है इसका मतलब साफ है, खतरा, कुछ ठीक नहीं है। इंसान का सिक्स सेंस जैसे बस जाग गया था। एंड वो बस जोजुआ की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ फैंग के साथ साथ मौका भी अब आ गई थी। एंड दोनों के हाथ में कुछ डिशेस थी जिन्हें ले जाकर वो बस डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। एंड जोजुआ अपनी जगह पर बैठ जाता है। जब उसने महसूस किया कि सान ने उसे अभी तक फॉलो नहीं किया है, जोजुआ ने सान की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैंने कुछ कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है फादर, आई थिंक मुझे अभी अपने कमरे में जाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, धन में उसके बाद। पर सबसे किसान ऊपर अपने कमरे की तरफ जाना शुरू करता, एक जोजुआ ने अपना हाथ वहीं टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, इधर आओ। सान अपनी जगह पर रुक गया। वो जोजुआ को देखने लगा। जोजुआ ने कहा, दोबारा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने दोबारा कहा तो मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही तुम्हारी उस लिटिल मेड को। जैसे ही जोजुआ ने एक शियान का जिक्र किया, सान की आंखें जैसे बड़ी हो गई। वो बस जोजुआ की तरफ घूमने लगा। जोजुआ ने कहा, जितना देर लगाओगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, तो जल्दी आओ, इधर जल्दी आओ। ये कहते हुए वो एक प्लेट तैयार कर रहा था। इंसान ना चाहते हुए भी जोजुआ के पास आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी फिक्र नहीं है, पर उसे शियान की बहुत फिक्र होती है। एंड ये लोग जानबूझकर उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जान ने जोजुआ के पास आते हुए कहा, आपको क्या काम है मुझसे? जोजुआ ने कहा, अरे इतना रूड भी मत बनो, क्या कोई काम होगा तभी मैं अपने ब्यूटीफुल सन इन लॉ को याद करूँगा। आओ मेरे साथ बैठो, बहुत वक्त हो गया तुमसे बातें किए हुए। एंड आजकल मैंने सुना है कि तुम खाना भी कम खा रहे हो,
आओ मेरे साथ खाना खाओ, बैठो यहाँ। ये क्या तुम्हें? जोजो सिर्फ साइड टेबल पर इशारा करने लगा एंड जान सिर्फ उसे देख रहा था अपनी उन खाली आंखों से, क्योंकि वो यहाँ रुकना नहीं चाहता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। लेकिन अभी जोजो उसे फोर्स कर रहा है एंड जान के पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो बस उसी दिशा में देखने लगा जहाँ उसे कहीं शियान दिख जाए, पर अनफॉर्चुनेटली शियान से पूरे घर में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी एंड ये चीज़ जान की दिल की धड़कनों को बस बढ़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब जोजो ने महसूस किया कि जान इधर उधर देख रहा है बजाय टेबल पर बैठने के, तभी जोजो ने कहा इधर उधर देखना बंद करो, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम ये खाना नहीं खा लेते। तो कम ऑन मेरे साथ बैठो, क्योंकि जानते हो ना मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम है, और जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तो प्रिंसिपल के जोजो कुछ भी कहता, सान बस चेयर पर बैठ जाता है। एंड देन उसने जोजो की तरफ देखते हुए कहा आपको क्या चाहिए। सान की आवाज़ बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, उतनी ठंडी जितनी ठंडी जोजो की आंखें थी। एंड जान के इस बात सुनने पर जोजो ने प्लेट को जान की तरफ सरकाया एंड देन खुद को भी जान की तरफ लीन करते हुए कहा तुम्हारी मौत, पर अफसोस मैं ले नहीं सकता ना, क्योंकि तुम्हें शियान प्रोटेक्ट करती है। तो फिलहाल अभी इस खाने से ही काम चलाओ, क्योंकि तुम्हें मैं इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा कि सिर्फ भूख से मरकर तुम इस दुनिया से दूर चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे को मेरे से छीनने के लिए मैं तुम्हें तिल तिल कर मारूंगा, और उसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो खाना खाओ जल्दी से। ये कहते हुए जोजो सिर्फ सान की तरफ घूर रहा था, तभी सान ने उस प्लेट की तरफ देखा एंड देन अचानक से उसे वो सीन याद आ गया जब इबो उसे ऑफर कर रहा था खाना, बिल्कुल ऐसे ही। एंड इबो का ख्याल आते कि सान ने सिर्फ अपने सारे थॉट्स को साइड किया एंड देन उसने उस प्लेट को जोजो की तरफ सरकाते हुए कहा मुझे भूख नहीं है। तो वो बस अपनी जगह से खड़ा होकर जाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक से जोजो ने उस प्लेट को वापस से सान की जगह पर सरकाते हुए कहा ठीक है तुम्हें भूख नहीं है तो किसी और को तो भूख है ना फैंग। ठीक है, तो उसने फैंग की तरफ देखा एंड तभी फैंग ने आगे आते हुए कहा हाँ बहुत भूख है, पिछले 7 दिनों से मैरी और मैक्स ने भी कुछ नहीं खाया है एंड सुबह से वो शियान को लगभग 8-10 बार तो काट ही चुके होंगे। अगर ज़्यादा देर तक उसे वहाँ रखा तो मुझे डर है कि कहीं उसकी हड्डी भी ना बचे। तो जैसे ही फैंग ने कहा कि इंसान के जैसे पूरे शरीर में एक ठंडा पसीना उतर गया, वो बस अपनी आंखों को बड़ा कर कर डर की वजह से उन दोनों शख्स की तरफ देखने लगा जो शख्स अभी इस चीज़ को इतनी आसानी से कह रहे हैं। जान ने तुरंत जोजो की तरफ खुद को मोड़ते हुए कहा क्या कहा आपने, क्या कहा तुमने। ठीक है, तो वो फैंग की तरफ घूरने लगा। फैंग ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा मैंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो वो बस अपना सर झुका रहा था। मेरी दूसरी तरफ जोजो ने मुस्कुराते हुए कहा वही जो तुमने सुना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो लिटिल मेड जिंदा बची रहे तो जल्दी से इस खाने को खा लो, वरना मुझे नहीं पता कि मैक्स और मैरी कितने भूखे हैं, वो तुम्हारी शियान को छोड़ेंगे भी या नहीं। पर इससे पहले कि आगे जोजो कुछ भी कहता, सान बस दौड़ कर पीछे की दिशा में जाता है जहाँ पर वो स्टील का केज लगा हुआ था, जहाँ पर 2 बड़े बड़े कुत्ते बंधे हुए थे। ये कुत्ते खासकर शाओलिन विदेश से लेकर आई थी एंड इनकी जाति ही कुछ ऐसी थी कि ये बहुत अग्रेसिव थे। ये पिटबुल थे एंड दोनों ही बस अग्रेसिव होकर भौंक रहे थे। पर यही चीज़ काफ़ी नहीं थी, वो दोनों बंधे तो हुए थे लेकिन वो जिस शख्स के ऊपर भूख रहे थे वो ऑफ कोर्स शियान थी एंड शियान की चीखें बस हर जगह गूंज रही थी। वो खून से तरबतर थी, जगह जगह उन कुत्तों ने उसे खाया हुआ था एंड ये चीज़ देखते के साथ ही सान बस डर जाता है, उसे चिल्लाते हुए कहा शियान। एंड सान की आवाज़ सुनते के साथ ही शियान ने भी बस सान की तरफ मुड़ कर देखा एंड उन आंसू भरी निगाहों से एंड खून भरे हाथों से उसने सिर्फ उस पिंजरे को पकड़कर तेज चिल्लाते हुए कहा मास्टर मास्टर मुझे बचा लीजिए मास्टर, प्लीज़ प्लीज़ मास्टर प्लीज़। ठीक है, तो हुए शियान सिर्फ गिड़गिड़ाने लगी एंड उसका इस तरीके से रोना सुनकर वहीं दूसरी तरफ पिटबुल और जोर जोर से भौंकने लगे। वो और ज़्यादा शियान को जैसे खरोचने लगे, क्योंकि वो शियान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए जितना भी वो पहुंच रहे थे वो सिर्फ उसे खरोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शान जब इस पूरे मंजर को अपनी आंखों के सामने देखता है वो बस कांप गया था अपनी जगह पर। उसका डर जैसे इतना ज़्यादा तेज हो गया कि जैसे उसके हलक में आ गया। वो बस भागता है, दौड़ता है उस पिंजरे के पास एंड देन उस पिंजरे को पकड़ते हुए कहता है शियान तुम्हें क्या हुआ, बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। ठीक है, तो शान सिर्फ चिल्लाने लगा, चीखने लगा उन दोनों शख्स के पीछे जो बस खड़े होकर हंस रहे थे एंड कोई और नहीं बल्कि जोजो एंड मौका थे, जो बस शान की ऐसी हालत देखकर जैसे मजे ले रहे थे। जोजो ने आगे आते हुए कहा मैंने तो पहले ही कहा था उसे खा लो तो मैं तुम्हारी इस लिटिल मेड को आज़ाद कर दूंगा, पर तुमने ही जिद की, अब भुगतो। अगर तुम नहीं चाहते कि ये कभी बाहर निकले एंड इसकी हड्डी को भी ये बस खा जाए तो बस इसे तुम यहीं रहने दो, तुम मत खाओ। जाने का नहीं 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 प्लीज प्लीज माता ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वो मर जाएगी, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ये कहते हुए शान बस जैसे मिन्नतें करने लगा एंड वही दूसरी तरफ शियान बस सिर्फ रो रही थी, उसकी वजह से उसके मास्टर को ये सब क्या करना पड़ा है। शियान ने कहा नो मास्टर प्लीज प्लीज मेरी वजह से आप ये मत कीजिए मास्टर मास्टर। ये कहते हुए शियान फिर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि एक बार फिर से मैक्स ने बहुत जोर से शियान को काट लिया था एंड ये देखते के साथ ही शान बस अपने कदमों में छुप जाता है। उसने सामने खड़े हुए जोजो की तरफ देखते हुए कहा प्लीज प्लीज फादर मैं करूँगा, मैं करूँगा, वही करूँगा जो आपने कहा। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, मैं खाऊंगा।
जोजो ने कहा पहले ही मान लेते तो इतना ज़्यादा नखरे नहीं होते ना। फैंग, ठीक है, तो उसने फैंग को आवाज़ लगाई। फैंग बस अपनी उस कटीली सी मुस्कुराहट के साथ आगे आता है। उसने कहा ये। तभी जोजो ने उस प्लेट को अपने हाथ में लिया एंड जान की तरफ बढ़ाते हुए कहा लो ये खाओ, जितना जल्दी तुम इसे खा लोगे उतना जल्दी तुम्हारी इस मीट को बाहर निकालने की मैं हेल्प करूँगा। आए पर इससे पहले कि जोजो कुछ भी बोलता, जान बस सिर्फ उसके हाथों में से उस प्लेट को छीन लेता है एंड वो बस वही ज़मीन पर बैठ कर शियान के बगल में उस प्लेट को बस देखता है एंड शियान को देखता है एंड देन उसने कहा तुम बाहर निकलोगी, तुम बाहर निकलोगी शियान, मैं वैसे सिखा रहा हूँ। ये कहते हुए जान उस हद से ज़्यादा तीखी उस डिश को जैसे बस खाना शुरू करता है एंड जैसा पहले ही बाइट जान ने अपने मुंह में रखा था वो समझ गया था ये बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा, इतना कि उसके अंदर से सब कुछ जलाकर खाक कर देगा। लेकिन शियान की ऐसी हालत देखकर जान को कोई परवाह नहीं, उसकी अपनी कोई परवाह नहीं है। उसने बस जल्दी जल्दी खाना शुरू किया एंड इस चीज़ में उसे बहुत अंधा भी लग रहा था, वो दस के खा रहा था लेकिन वो बस खाने लगा एंड मिनट पर वो बस सिर्फ इस वक्त शियान को ही देख रहा था एंड शियान सिर्फ रो रही थी। उसने अपनी उस गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में कहा मास्टर सॉरी मास्टर, आई एम सॉरी। शियान ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं है शियान, कुछ नहीं है, सिर्फ खाना है ना, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कोई बात नहीं है। ये कहते हुए जान और ज़ोर से खांसने लगता है क्योंकि हद से ज़्यादा चीज़ थी उसमें, जली हुई चीज़ जिस बस उसे जला रही थी एंड जान को बस याद आ रहा था हीबो की वो बोल भरी हुई नूडल्स एंड हीबो का वो एक पल में इंसान की पीठ को जैसे सहलाना जब उसे धक्का लगा था। पर यहाँ इस वक्त यहाँ सिर्फ उस पर सिर्फ लोग हंसने वाले थे, इसके अलावा और कोई नहीं थे। जान के होठ जल रहे थे, उसका अंदर से कलेजा जल रहा था, लेकिन किसको फिक्र है, किसी को भी नहीं। एंड आखिर तक भी जान सिर्फ लड़ता रहा, खुद से लड़ता रहा, ना चाहते हुए भी उसने वो बड़ी सी बोल भरकर उस नूडल्स को खाया एंड जैसे ही उसने खाया उसके जैसे जिस्म से सब कुछ निकल गया था। वो बस अब उस बाउल को नीचे रख देता है एंड देन उसने अपने आंसू भरी निगाहों से जोजो की तरफ देखते हुए कहा प्लीज़ मैंने खा लिया फादर, आप उसे खोल दीजिए, प्लीज़ खोल दीजिए। जोजो ने कहा वाह, तुमने तो अपने रिकॉर्ड टाइम से जल्दी खा लिया, मुझे तो लगा था कि तुम्हें 2-3 घंटे लगेंगे, पर खैर तुमने 1 ही घंटे में खा लिया। मुझे तो मज़ा आ रहा था, पर मैं अपने वादे का पक्का हूँ। फैंग, ये कहते उसने फैंग की तरफ देखा एंड फैंग ने तुरंत ओबीडियंटली नोट करते हुए कहा जी मास्टर, अभी खोलता हूँ। ये कहते के साथ ही फैंग सिर्फ वहाँ जाता है एंड देन वो धीमे धीमे कर उस कैरेज को खोलना शुरू करता है एंड वही दूसरी तरफ जान सिर्फ अपनी बेबस आंखों से उन सब की तरफ देख रहा था एंड जिस किसी को वो देख रहा था बहुत प्यार से, तो वो शियान थी। एंड अगले सेकंड जैसे ही फैंग ने उस बड़े से पिंजरे को खोला, शियान सिर्फ बस उस पिंजरे से सहारे लगकर सिर्फ बाहर की तरफ गिर जाती है एंड उसे गिरता हुआ देखकर जान बस सिर्फ घसीट कर उस दिशा में जाता है एंड शियान को सिर्फ अपनी बाहों में थाम लेता है। जान ने शियान की तरफ देखते हुए कहा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना शियान? शियान ने कहा मास्टर आप ठीक है ना? ठीक है, तो वो जान को छूने लगी क्योंकि जान का पूरा चेहरा कोई भी देखकर बता सकता था कि वो पूरा लाल है एंड किसी भी ओमेगा के लिए इतनी ज़्यादा मिर्च को खाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एंड शियान को सिर्फ यही परवाह थी। पर जान ने सिर्फ अपने चेहरे पर उस हल्की सी मुस्कुराहट को लाते हुए कहा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे चेहरे पर हाथों पर बहुत जख्म है, हमें अभी दवाई करनी होगी, हमें इनकी ये कहते हुए जान जोर से खाने लगता है एंड दूसरी तरफ शियान सिर्फ अपने उस बदतर हालत में जान को संभालने की कोशिश कर रही थी। ये समझ लो वो दोनों एक दूसरे को ही संभाल रहे थे, पर दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। कोई इस तरीके से देखकर पीछे खड़े हुए सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी पीछे से जोजो को महसूस हुआ कि एक मेड आई है। उस मेड ने तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा सर आपके लिए फ़ोन आया है। जोजो ने कहा मेरे लिए? ये कहते हुए उसने उस मेड के हाथ में से फ़ोन ले लिया था एंड उस टेलीफोन को उसने अपने कान पर लगाते हुए कहा हेलो। सामने से उसी पियून का फ़ोन आया था। उस पियून ने तुरंत धीमी आवाज़ में कहा मास्टर यहाँ किसी अल्फा के फेरोमोन थे, मुझे तो डर है कि कैबिन में कोई अल्फा था। ये कहते उसने और भी बहुत सारी बातें जान के बारे में जस्ट सिर्फ जोजो को बता दी थी एंड जैसे ही जोजो ने सुना है कि जोजो की आंखें लाल हो जाती हैं, वो बस सिर्फ जान को घूरने लगता है। जोजो ने कहा खबर पक्की है? उसी पियून ने तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा जी पक्की है, मैंने खुद महसूस की है, वहाँ पूरे कमरे में बस फेरोमोन्स फैले हुए थे। ये कहते हुए वो सिर्फ बड़बड़ कर रहा था एंड वहीं दूसरी तरफ जोजो की हाथ बस उस टेलीफोन पर टाइट हो गया था। जोजो ने कहा ठीक है। ये कहते हुए उसने बस फ़ोन रख दिया एंड वो बस जान को घूरने लगा बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि उसके अंदर खून उतर आया हो एंड देन उसने अगले ही सेकंड आगे आकर तुरंत फैंग की तरफ देखते हुए कहा फैंग। ये कहते हुए उसने फैंग को जैसे कोई ऑर्डर दिया हो एंड फैंग बस अलर्ट होकर जोजो की तरफ देखने लगा। तभी जोजो ने जान की तरफ देखते हुए कहा ये ड्रामा खत्म हो गया, नौटंकी अभी और भी बाकी है। ये कहते हुए वो सिर्फ ऐसे घूर रहा था। वही दूसरी तरफ उसने वापस एक बार फैंग की तरफ देखा एंड फैंग ने बस ना चाहते हुए भी उस ऑर्डर को फॉलो किया जो इस वक्त जोजो अपनी आंखों से दे रहा था, क्योंकि यहाँ आंखों की भाषा पढ़ना सब जानते हैं सारे मेड्स एंड
जोजो का ऑर्डर मिलते के साथ ही फैंग ने सिर्फ मैक्स को खोल दिया एंड जैसे ही उसने मैक्स को खोला, मैक्स सिर्फ दौड़ता है, भौंकता हुआ, बिल्कुल बेतरतीब से भौंक कर सिर्फ शान एंड इस वक्त शियान की तरफ ही आ रहा था। एंड जैसे ही शियान को रियलाइज़ होता है, शियान सिर्फ तुरंत शान को सिर्फ अपने आप से कवर कर लेती है और चिल्लाते हुए कहा मास्टर। एंड वही दूसरी तरफ वो मैक्स सिर्फ भौंकता हुआ उन दोनों की दिशा में आ रहा था। हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स सी कि आगे क्या होगा। एंड जैसा मैंने आप लोगों को मेंबरशिप के बारे में बताया है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है और वो सोच रहा हो कि उसे सीरीज़ या मेंबरशिप को परचेज़ करना है, तो वो परचेज़ कर सकता है। अभी कुछ दिनों तक मैं ब्लीडेड हार्ट को वहीं मेंबरशिप में रखूँगी, यानी कि लेवल 1 में ही। तो इट्स योर चॉइस, लेकिन 6 डेज़ के बाद मैं उसे मूव कर दूँगी लेवल 3 में। तो आई जस्ट रिकमेंड यू कि इफ़ यू वांट टू परचेज़ मेंबरशिप फॉर नाउ, तो अभी आप परचेज़ कर सकते हैं, वरना फिर आपको लेवल 3 चूज़ करना होगा। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दैट। वैसे भी अभी इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव चल ही रहा है अभी एपिलॉग्स की सीरीज़ में, तो इट्स द करेक्ट टाइम फॉर यू टू परचेज़, जो भी फ्यूचर में सोच रहा था। तो दैट्स ऑल, मुझे यही कहना था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, जब ईबो को पता चलेगा कि उसकी इस नादानी ने जान पर क्या असर किया है? एंड क्या आपको भी इसमें ईबो की गलती लग रही है? अगर ऐसा लगता हो तो डेफिनेटली अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना। बाकी अब तक की स्टोरी लाइन के बारे में भी अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए